गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मेनली डायरेक्ट टैक्स से या इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक डिफिनेशंस वगैरह होता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है एक अपना पेन और कॉपी लेके बैठे, सो डैट जो भी हम लोग समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, उसको नोट डाउन करते जाएंगे, सो डैट अगर बाद में हम लोग को कभी रिवाइज करना रहा या पढ़ना रहा तो इजीली हम लोग उससे रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं फिर से पढ़े हुए चीज़ों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा ये टैक्स का है वीडियो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले टैक्स का क्या कंसेप्ट होता है, क्या टैक्स होता है, ये सब चीज़ को एक बार हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर टैक्स को हम लोग समझने का कोशिश करें या टैक्स के बारे में कुछ बोलना चाहें, टैक्स को डिफाइन करने का कोशिश करें, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो टैक्स होता है ना, टैक्स कोई भी टैक्स हो, ये जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और मेनली जब भी हम लोग टैक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इसमें मेनली दो पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट, एक जो होता है फर्स्ट पार्टी, ये गवर्नमेंट होता है। सेकेंड पार्टी जो टैक्स के कंसेप्ट में इन्वॉल्व होता है, ये होता है पब्लिक। ठीक है। टैक्स में मेनली ये दो पर्सन या दो पार्टी हम लोग बोल सकते हैं, दो टाइप्स के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली, और सेकंड जो पार्टी इन्वॉल्व होता है ये होता है पब्लिक। अगर टैक्स को हम गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से डिफाइन करने का कोशिश करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट के लिए एक टाइप का कलेक्शन होता है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है। तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। अगर पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग टैक्स को समझने का कोशिश करें, तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि टैक्स जो होता है पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को पेड किया गया एक अमाउंट होता है। मतलब ये एक टाइप का पेमेंट है जो पब्लिक करती है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा टैक्स है ना, अगर पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखें, पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से या टैक्स पेयर के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो कुछ हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि टैक्स जो है एक टाइप का पेमेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा, ये जो पेमेंट होता है ये कंपलसरी नेचर का होता है। कंपलसरी नेचर कहने का मतलब जो हम लोग को पेड कर ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि टैक्स जो है एक कंपलसरी नेचर का पेमेंट है। किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा। किसको, गवर्नमेंट को। तो हम लोग अगर इसको राइट करें तो कुछ इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। हम लोग इसको इस तरह से राइट करेंगे, टैक्स इज अ कंपल्सरी कंपल्सरी नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट बाय द पब्लिक, बाय द पब्लिक टू द टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स होता है ये बेसिकली क्या है, एक कंपलसरी नेचर का पेमेंट है। किसके थ्रू, पब्लिक के थ्रू। किसको, गवर्नमेंट को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग टैक्स में एक चीज़ और देखते हैं। जनरली क्या होता है ना, जब हम किसी को कुछ पेड करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग को कुछ बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर हम लोग की कोई दुकान गए, वहाँ पे हम 100 रुपये पेड किए, तो उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग को वहाँ पे सर्विस मिलेगा, गुड्स मिलेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो पेड कर रहे हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमको सर्विस मिलता होगा, कुछ ना कुछ गुड्स मिलता होगा। ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, इस जो टैक्स वाला पेमेंट होता है और अदर पेमेंट जो होता है, इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या होता है। जो अदर पेमेंट हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम किसी दुकान में गए, किसी डॉक्टर के पास गए, किसी वकील के पास गए, तो वहाँ पे हम जो पेड करेंगे ना, उसके लिए हम लोग को उतने का रिवर्स सर्विस या गुड्स मिल जाता है। बट टैक्स के केस में ऐसा नहीं है। टैक्स के केस में क्या होता है ना, हम गवर्नमेंट को 100 रुपये भी पेड करें या 1000 रुपये पेड करें या 1 लाख पेड करें, 10 लाख पेड करें एज ए टैक्स। ठीक है। तो इसके लिए जो हमको रिवर्स बेनिफिट मिलता है ना, मतलब जो गवर्नमेंट हमको बेनिफिट दे रहे हैं, ये उसी प्रोपोर्शन में नहीं देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई किसी दुकान में हम लोग किसी दुकान में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे क्या है, एक चेयर का प्राइस है 200 रुपीज़।
एक चेयर का प्राइस है 200 रुपीज़। ये गया, ये क्या किया, दुकानदार को 200 रुपये पेड कर दे रहा है, तो इसको कितना चेयर मिल जाएगा, एक चेयर, ऑब्वियसली एक चेयर मिलेगा। बी जाता है, बी क्या किया, गवर्नमेंट को 2000 रुपये का पेमेंट कर दिया, सॉरी दुकानदार को 2000 का पेमेंट कर दिया, इसको कितना चेयर मिल जाएगा, 10 चेयर मिलेगा। ठीक है। सी गया, ये क्या किया, ये वहाँ पे 4000 रुपये पेड कर देता है दुकानदार को, और दुकानदार इसके बदले सी को 20 नंबर्स ऑफ चेयर्स दे दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हम लोग का दूसरा पेमेंट होता है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, हम लोग जितना पेड कर रहे हैं ना, हम लोग को उसी प्रोपोर्शन में बेनिफिट्स मिल जाता है। बेनिफिट्स कहने का मतलब गुड्स या सर्विसेज जो भी, बट टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। टैक्स के केस में हम कम पेड कर रहे हो या ज़्यादा पेड कर रहे हो, ठीक है, कम पेड किए तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमको उसी प्रोपोर्शन में बेनिफिट देती है। जैसे जनरली होता क्या है ना, गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट कलेक्ट करने का मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये वेलफेयर होता है, कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, इकोनॉमी के लिए कुछ करें। गवर्नमेंट को तो एक तरह से हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखें कि वो हमारे सोसाइटी के लिए काम करें, हमारे देश के लिए काम करे। तो इसके लिए वो काम कैसे करेगा, उसको पैसा चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो पैसा उसको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए एक ये सोर्स हो जाता है। टैक्स क्या है, एक टाइप का सोर्स है। टैक्स जो है एक टाइप का सोर्स हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, जहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। इसको कुछ हम लोग इस तरह से समझते हैं, गवर्नमेंट को क्या करते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट है इसको बेसिकली हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखे हुए होते हैं। किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे सोसाइटी के लिए काम करे, हमारे देश के लिए काम करे, हमारे देश का एजुकेशन अच्छा करे, पॉवर्टी को हटाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लाए। तो ये सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना। इस ये सब जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, मनी चाहिए। अब ये मनी गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा, इसके लिए भी तो हम उसको केवल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि ये सब काम करना है, तो क्या काम हो जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को हम लोग को कुछ पावर भी देना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को हम लोग को कुछ पावर भी देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग दिए हैं, इसमें क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना होगा, है ना। अब ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ से खर्च करे, पैसा वो खर्च तभी तो कर पाएगा जब उसके पास कुछ सोर्स हो इनकम का, मतलब उसको कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, फंड चाहिए कुछ। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ से गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है जहाँ से पैसा आ सकता है। उसी में से एक सोर्स होता है टैक्स। वही सब सारे में जो हम लोग सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसी में से एक सोर्स होता है टैक्स, जहाँ से गवर्नमेंट क्या कर सकता है, पैसा कलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर, यहाँ पे क्या होता है, ये तो हम लोग इस चीज़ को समझ रहे थे। अब हम लोग इस चीज़ पे फिर से एक बार आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या समझने का कोशिश कर रहे थे। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवेन्यू रिवेन्यू के लिए पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया। अब पब्लिक से जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रहा है ना, अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट क्या किया, किसी गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे 3 पब्लिक है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ए है, बी है और सी है। गवर्नमेंट ए से 100 रुपये का टैक्स ले लिया, बी से 10,000 का टैक्स ले रहा है, सी से 50,000 का टैक्स ले रहा है। मान लेते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरह से तीनों से टैक्स कलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा है, जो भी कुछ करेगा, ये उसी प्रोपोर्शन में ये तीनों को बेनिफिट मिले, मतलब जितना ये पेमेंट किया, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट मान लेते हैं एक रोड बना दिया, ठीक है, ये जो तीनों से पैसा कलेक्ट किया, मतलब टोटल पैसा गवर्नमेंट यहाँ कलेक्ट कर लिया 60,100 रुपया। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इस 60,100 से एक रोड बना दिया। अब ऐसा नहीं कि ये जो रोड बनाना, इसमें सी सब इसको, इस रोड को सी सबसे ज़्यादा यूज करेगा, बी उससे कम यूज करेगा और ए बहुत कम यूज करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है, रिटर्न बेनिफिट दे रहा है, वो उसी प्रोपोर्शन में यू कंज्यूम भी करना है, कंज्यूम पब्लिक को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग इसको राइट करें, हम लोग इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, फॉर विच मतलब टैक्स के लिए, फॉर विच नो प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन बेनिफिट्स
आर बीइंग प्रोवाइडेड टू पब्लिक। ठीक है, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट किया इसके लिए उसी प्रोपोर्शन में उसको बेनिफिट दे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग इस चीज को यहाँ पे राइट करना चाह रहे हैं, मतलब वही चीज जो अभी हम लोग वहाँ पे समझ रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा टैक्स दिया तो वो ज़्यादा गवर्नमेंट उसको सर्विस देने वाला है स्पेसिफिकली, ऐसा कुछ नहीं। जनरल जो पब्लिक के लिए काम हो रहा है उसमें सबका इक्वली सबको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो ज़्यादा टैक्स दे रहा है उसको ज़्यादा बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, जो जनरल बात है। ठीक है, जनरल बेनिफिट जो जैसे हॉस्पिटल बना तो वहाँ पे तीनों कोई जा सकता है, ए बी सी तीनों जाएगा, तीनों यूज तीनों उस हॉस्पिटल का सर्विस को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या किस तरह से हम लोग टैक्स के बारे में टैक्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टैक्स जो होता है एक ये कंपलसरी नेचर का पेमेंट है। कौन पेड करता है इसको? ऑब्वियसली पब्लिक। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब टैक्स इज अ कंपलसरी नेचर ऑफ पेमेंट बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट फॉर विच कहने का मतलब टैक्स। ठीक है, टैक्स के लिए फॉर विच नो प्रोपोर्शन बेनिफिट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट पब्लिक को उसी प्रोपोर्शन में पेमेंट के प्रोपोर्शन में बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ये हम लोग यहाँ पे अभी क्या किया, हम लोग टैक्स के कंसेप्ट को समझ रहे थे, डिफाइन करने का कोशिश कर रहे थे, किसके प्रोस्पेक्टिव से? पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से। अब अगर हम लोग यहाँ गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से इसको डिफाइन करने का कोशिश करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं टैक्स टैक्स क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। ठीक है, पब्लिक के लिए एक टाइप का पेमेंट है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। ठीक है, एक आदमी पेड कर रहा है, दूसरा उसको कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? टैक्स इज अ मेजर सोर्स कहने का मतलब जिससे ज्यादा कलेक्शन आता है, टैक्स से बहुत ज्यादा कलेक्शन आता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ये मेजर सोर्स है। टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स जो होता है ये हमारा क्या होता है? मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये टैक्स के कंसेप्ट को कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे अभी हम लोग इसको समझें? सबसे पहले हम लोग ये देखें कि टैक्स के केस में जनरली हम लोग दो पार्टी देखते हैं इन्वॉल्व होता है, एक गवर्नमेंट दूसरा पब्लिक। पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से टैक्स जो है एक टाइप का पेमेंट होता है, एक टाइप का बर्डन होता है, पेमेंट होता है। किसके प्रोस्पेक्टिव से? पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम लोग लिखें टैक्स इज अ कंपलसरी नेचर ऑफ पेमेंट बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट फॉर विच नो प्रोपोर्शन बेनिफिट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर अगर हम लोग गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये जो हमारा टैक्स होता है ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये टैक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट था जहाँ पे हम लोग टैक्स के बारे में समझने का कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, टैक्स इस पेपर को पढ़ने के लिए मेनली हम लोग दो बुक रिफर करने वाले हैं। एक सीएमए इंटर का जो टैक्स वाला बुक्स टैक्स का जो स्टडी मटेरियल इसको हम लोग रिफर करेंगे। दूसरा सीए इंटर का जो टैक्स का मटेरियल है इसको रिफर करेंगे। ये दोनों बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, ये सब कंसेप्ट को समझने के लिए, टैक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मेनली यही दो बुक को रिफर करके टैक्स के कंसेप्ट को समझेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है हम लोग एक बार उसको देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है टैक्स के बारे में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिख रहा है कि एक वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किस चीज का? वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, अपने सिटीजन के वेलफेयर का। एज इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, तो कुछ इस टाइप्स का मैटर्स के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, वेलफेयर का काम करने का कोशिश करता है। आगे इसमें क्या बोला गया, टू फैसिलिटेट दिज गवर्नमेंट नीड्स रिवेन्यू, गवर्नमेंट को रिवेन्यू का जरूरत है। टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, वही सब चीजें जो अभी हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। पब्लिक वेलफेयर फॉर इनकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर, इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्स फ्रॉम द पब्लिक थ्रू ई टू वन हैंड एंड
थ्रू अनदर हैंड इट इनकर वेलफेयर एक्सपेंडिचर। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या करता है, एक साइड से एक हाथ से टैक्स ले रहा है और दूसरे साइड से क्या कर रहा है, उसको वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर दे रहा है। किसके लिए? पब्लिक के लिए, फॉर पब्लिक एट लार्ज। तो यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ है। आगे अगर देखें, आगे अगर हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करें तो टैक्स जो मेनली होता है ये दो कैटेगरी का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये उस टाइप का टैक्स है जिसमें जो पर्सन टैक्स पेड कर रहा है अल्टीमेटली उसी को बियर करना पड़ता है, मतलब अल्टीमेटली लोड जो होता है उसी के पॉकेट पे आता है। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। मतलब अगर ऐसा है कि जो पेड किया अल्टीमेटली वही उसको बियर करेगा, उसी के पॉकेट से वो पैसा खर्च होने वाला है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इनडायरेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, इंसिडेंस कहने का मतलब है टेम्पोरो इंसिडेंस कहने का मतलब होता है इमीडिएट इम्पैक्ट किसके पॉकेट पे आ रहा है, कि कौन इमीडिएटली उसको खर्च कर रहा है, और इम्पैक्ट कहने का मतलब होता है अल्टीमेटली उसको कौन बियर कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है यहाँ पे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके केस में क्या होता है, इंसिडेंस कहने का मतलब हो गया इमीडिएट, इमीडिएट बर्डन। ठीक है, इमीडिएट बर्डन। और ये जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट जो होता है इसका कहने का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है अल्टीमेट बर्डन। ठीक है, अल्टीमेटली किसके ऊपर ये बर्डन आ रहा है, कौन इसको पेड कर रहा है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होगा यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन पे ये इसका इमीडिएट इम्पैक्ट भी आता है, इमीडिएट बर्डन भी आता है, और अल्टीमेटली वही इसको बियर भी करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो जिसके ऊपर इमीडिएटली इम्पैक्ट आ रहा है अल्टीमेटली वही इसको बियर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में एक हमारा इनकम टैक्स ही आता है। ठीक है, अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स का बात करें तो यहाँ पे एक जीएसटी होता है और दूसरा कस्टम ड्यूटी होता है। आज के डेट में अभी ये दो ही चीज होता है, डायरेक्ट टैक्स में केवल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये दो टाइप का टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर केवल इनकम टैक्स। मतलब इसको हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं। टैक्स जो हमारा है, टैक्स जो हमारा है ये दो टाइप का हो गया, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मेनली जो भी आता है, ठीक है, ये इनकम टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीज आता है, एक जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, मतलब जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स का बात कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। केवल इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स के अंडर आज के डेट में आता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मतलब हम जीएसटी और कस्टम ड्यूटी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंडर जनरली अभी आज के डेट में इनकम टैक्स ही आ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा दोनों आ जाता है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अब जो हम लोग वहाँ पे अभी समझ रहे थे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, उसको समझते हैं क्या होता है ये एक्चुअली, ये होता क्या। ठीक है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि इमिडिएटली जिसके ऊपर बर्डन आया क्या अल्टीमेटली वही उसको बियर कर रहा है या कोई और बियर कर रहा है। जैसे होता क्या है ना, इनकम टैक्स के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स के लिए क्या करता है, जिसके ऊपर इनकम होता है गवर्नमेंट उसी से टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर राम है, एक पर्सन है राम। ठीक है, इसका 1 लाख का इनकम है। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा 1 लाख का इनकम है, अभी लेट सपोज ऐसा हम लोग मान रहे हैं, तो तुम हमको, तुम्हारा 1,000 का टैक्स हुआ, ये तुम हमको 1,000 रुपये पेड कर दो। राम क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट को पेड कर देता है। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा सपोज करके चल रहे हैं कि 1 लाख का इनकम था राम का, 1,000 रुपये का उसका टैक्स बना। ठीक है, और ये राम क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पेड कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट कलेक्ट किससे किया,
राम से, मतलब इंसिडेंस किसके ऊपर, राम के ऊपर। इंसिडेंस कहने का मतलब इमीडिएटली कौन उसको पेड कर रहा है, कौन उसको बियर कर रहा है, तो कौन पेड किया, ठीक है, राम पेड किया। और अल्टीमेट इम्पैक्ट जो होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस, ठीक है। अल्टीमेट इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, अब क्या राम जो ये 1,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को पेड किया, ये किसी से वो कलेक्ट कर सकता है क्या, ले सकता है क्या, तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि राम ये 1,000 रुपए किसी से ले ले, हमें ये बोल के कि हम 1,000 गवर्नमेंट को पेड किए, तुम हमको 1,000 रुपए दे दो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में, इनकम टैक्स के केस में, जो इसको इमीडिएटली पे कर रहा है अल्टीमेटली वही पर्सन इसको बियर भी कर रहा है, उसी के पॉकेट में इम्पैक्ट भी आ रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, उसी पर्सन से डायरेक्टली कलेक्ट कर रही है जिससे, जिसके पॉकेट पे गवर्नमेंट इम्पैक्ट देना चाह रही है, जिसके पॉकेट पे बर्डन देना चाह रही है, इसलिए इसको यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है उस बियरर से, ठीक है, जो टैक्स को बियर करने वाला है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी में क्या प्रोविजन है, जीएसटी जो कलेक्ट किया जाता है ना, ये बेसिकली सप्लायर से कलेक्ट किया जाता है, सप्लायर से, ठीक है। अपने बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको सेलर बोल के भी समझते हैं, सेलर या तो बिजनेस में, ठीक है। अभी हम लोग इसको समझने के लिए सेलर बोलते हैं, ठीक है, बट लीगल टर्म जो यूज होता है ये सप्लायर है। जीएसटी के केस में क्या होता है, जीएसटी जो कलेक्ट किया जाता है ये मेनली सेलर से कलेक्ट किया जाता है, सप्लायर से कलेक्ट किया जाता है। इसका क्या प्रोविजन है, जीएसटी के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो सप्लायर है ना उसको बोलता है कि तुम हमको जीएसटी दो। गवर्नमेंट क्या बोलता है, सप्लायर को बोलता है कि तुम हमको जीएसटी दे दो। जीएसटी किस अमाउंट पे दे दें, तो यहाँ पे बोलता है तुम जितने का सप्लाई किया उस पे एक सर्टेन रेट से, लेट सपोज अभी हम लोग मान ले रहे हैं 18% का रेट है, ठीक है। तो ये एक सप्लायर हमारा है मोहन, एक सप्लायर है मोहन। मोहन क्या कर रहा है, किसी पर्सन को, मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग एक और पर्सन मान लेते हैं सोहन, एक पर्सन है सोहन। मोहन क्या कर रहा है, मोहन सोहन को 1,000 रुपए का गुड्स सेल करता है, 1,000 का गुड्स सेल कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर तुम 1,000 का गुड्स सेल किया, किसको ये बोल रहा है, सप्लायर को, सप्लायर को गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर तुम 1,000 का गुड्स सेल किया तो इसके ऊपर हमको 18% का जीएसटी दे दो, इसके ऊपर 18% का जीएसटी दे दो, मतलब 180 रुपये। ये 180 रुपये का इंसिडेंस किस पे आ गया, इंसिडेंस कहने का मतलब जो इमीडिएटली पेड किया, कौन पेड किया, सप्लायर, ठीक है। इंसिडेंस जो है इसका सप्लायर पे आ गया, मतलब मोहन पे, ठीक है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलता है, मोहन को एक पावर दे के रखा है, मोहन को एक पावर दे के रखा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इससे क्या किया, मोहन से 180 रुपये कलेक्ट कर लिया, प्लस इसको एक पावर दे के रखा है कि तुम ये 180 रुपये को ना अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लेना, उससे ले लेना, तुम हमको अपने पॉकेट से मत लो, अभी तुम हमको पेड कर दो बट तुम बाद में उससे ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोहन है ये सोहन से अल्टीमेटली लेगा कितना, 1,000 रुपये का बोलेगा गुड्स सेल किए तुमको, और 180 रुपये का टैक्स हम पेड कर दिए, मतलब टोटल 1,180 रुपये तुम हमको दे दो। ऐसा कौन बोलेगा, मोहन, किसको, सोहन को। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो क्या हो रहा है, ये 180 रुपये जो मोहन पेड किया ना, अल्टीमेटली हुआ क्या, ये सोहन से फिर ले लिया, तो मोहन के पॉकेट में कहाँ इम्पैक्ट आया, मोहन को तो अपने पॉकेट से कुछ भरना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हुआ क्या, गवर्नमेंट क्या किया जीएसटी के केस में, इंसिडेंस तो मोहन के पॉकेट पे दे दिया, मतलब इमीडिएटली मोहन से कलेक्ट तो जरूर कर लिया, बट अल्टीमेटली ये जो जीएसटी का अमाउंट था 180, इसको बियर कौन किया, तो सोहन, मतलब जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज होता है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो जिससे कलेक्ट किया जा रहा है अल्टीमेटली वही उसको बियर नहीं करता है, बर्डन किसी और के पॉकेट पे आ जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों दो पर्सन पे फॉल करता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट उस पर्सन से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट नहीं करती जिससे ये कलेक्ट करना चाह रही है, इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट किससे करना चाह रही थी, अल्टीमेटली सोहन से, बट सोहन से तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स ली नहीं, किससे ले ली, मोहन से, ठीक है। मोहन से यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये हमारा इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू कलेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अब अगर हम लोग मटेरियल को देखें, मटेरियल में क्या क्या लिखा गया है,
सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा था डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन सेम पर्सन। इंसिडेंस और इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सेम पर्सन पे फॉल करता है, मतलब जो इमीडिएटली पे किया अल्टीमेटली उसी को बियर करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्स। ठीक है, वही चीज़ है। 10 इट पिंच द टैक्स पेयर। ठीक है, ये टैक्स पेयर के पॉकेट में इम्पैक्ट करता है। सॉरी, लेविड ऑन इनकम, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब हायर टैक्स जनरली चार्ज किया जाता है जो ज़्यादा इनकम अर्न करना है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो कम स्लेब में आ रहा है उसको कम रेट से टैक्स देना होता है, जो हायर स्लेब में आता है उसको हायर टैक्स देना होता है, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है, मतलब प्रोग्रेस करते जाता है टैक्स रेट। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ये जो जनरली ये रिकवर किससे किया जाता है, फ्रॉम द एससीसी हु पास सच बर्डन टू द अनदर पर्सन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टैक्स पेयर को ये पिंच नहीं करता है, उसके पॉकेट में इम्पैक्ट नहीं आता है। ये लेवी जनरली गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे किया जाता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, और यही सब यहाँ पे बस चीज दिया हुआ है। तो ये हमारा अभी हम लोग क्या समझे, टैक्स का बेसिक कंसेप्ट, टैक्स के टाइप्स को। अब हम लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है टैक्स का, इसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले तो हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ें, क्या इसका रोल है, इसको क्यों समझना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होता है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो अभी हम लोग देख रहे थे, टैक्स जो होता है ना, टैक्स जो होता है, ठीक है, ये बेसिकली पॉलिटी का मैटर होता है। पॉलिटी का हिंदी होता है राजनीति। ठीक है, राजनीति या लॉ, ठीक है, लॉ का ये मैटर है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी इकोनॉमी के पॉलिटी या लॉ का किसी मैटर को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जो टैक्स है ये बेसिकली है क्या, एक पॉलिटी का मैटर है, लॉ का एक मैटर है। तो जब हम किसी भी इकोनॉमी, किसी भी सोसाइटी के पॉलिटी या लॉ के किसी भी मैटर को समझने का बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वहाँ का पॉलिटी किस पे चल रहा है, मतलब वहाँ का राज व्यवस्था कैसे चल रहा है, किस चीज़ के बेसिस पे चलता है, वहाँ का लॉ कैसे बनता है, क्या लॉ होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिटी होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूरा राज व्यवस्था चलता है हमारे देश का, ये हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलता है, भारत के का जो संविधान है उसके आधार पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टैक्स के बारे में क्या बोला गया, कैसे कलेक्ट कर सकता है, कौन कलेक्ट कर सकता है। अभी हम लोग मतलब टैक्स क्या था ये हम लोग समझे कि ये पॉलिटी का मैटर है या लॉ का मैटर है, तो इसलिए हम लोग को क्या होगा, क्या करना होगा, सबसे पहले वहाँ के पॉलिटी को समझना पड़ेगा, वहाँ के लॉ को समझना पड़ेगा, फंडामेंटल लॉ को। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या हो जाता है, हमारा जो पॉलिटी चलता है, हमारा राज व्यवस्था जो चलता है ये पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलता है। अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है टैक्स के बारे में, इसमें क्या प्रोविजन है टैक्स के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हर गवर्नमेंट को बेसिकली पावर मिलता है टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये टोटल 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें 444 आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स हैं। इसके अलावे 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से दिखता है। ये टोटल जो भारत का संविधान है ये 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें टोटल 444 आर्टिकल्स है। इसके अलावा 12 शेड्यूल्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो अब मेनली हम लोग इसी ये जो 444 आर्टिकल है ना, इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस आर्टिकल में टैक्स के बारे में बोला गया है, कहाँ पे टैक्स का प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा सुप्रीम लॉ भी हम लोग इसको बोलते हैं। सुप्रीम लॉ इसलिए बोला जाता है सुप्रीम लॉ इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कोई भी लॉ अगर बनेगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनता है। मतलब ये जो हमारा है, कोई ऐसा लॉ हम लोग नहीं बना सकते हैं जिसका प्रोविजन इसके बियॉन्ड हो।
ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है जब हम इंडिया में कोई भी लॉ बनाते हैं। गवर्नमेंट जब इंडिया में कोई भी लॉ बनाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे ही लॉ बनता है। यही यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल 22 पार्ट्स में ये बटा हुआ है, कंटेनिंग 440 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। एनी टैक्स लॉ which is not conformity with the constitution is called ultra vires the constitution and held द इलीगल एंड वॉइड। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे नहीं बना हुआ है तो उस लॉ को वॉइड मान लिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल जो 265 है इसमें टैक्स के बारे में कुछ बोला गया है। क्या बोल रहा है ये, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेविड, ना तो कोई टैक्स हम लेवी कर सकते हैं और कलेक्टेड except by the authority of law. It means tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax। ठीक है, ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 265 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी टैक्स हम लेवी नहीं कर सकते हैं, ना तो कलेक्ट कर सकता है कौन, एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ लॉ, मतलब जिसके पास जो उस लॉ का ऑथोरिटी है, जिसके पास उस लॉ का पावर है, वही टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं जैसे हमारा इनकम टैक्स जो इसका ऑथोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, इट मीन्स टैक्स प्रपोज टू बी लेविड, मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा प्रपोजल दे रही है कि हम ये टैक्स लेवी करना चाह रहे हैं, तो विच मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स। ठीक है, तो जो भी लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबली जिसको बोलते हैं, विधानसभा जिसका हिंदी होता है, उसके पावर में ये होना चाहिए तभी वो ये टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आर्टिकल 246 को रीड करें तो इसमें ये बोला गया है, ये 265 में क्या बोल रहा था कि जिसके पास पावर नहीं वो टैक्स लेवी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि किसके पास पावर है। अब किसके पास पावर, इस चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसके बारे में आर्टिकल 246 में बोला गया है। 246 में क्या बोलता है कि किसके पास क्या पावर है ना, इसके लिए तुम शेड्यूल 7 देख लो। अभी हम लोग देखे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स, टोटल 12 शेड्यूल है। उसी में जो शेड्यूल नंबर 7 है, यहाँ पे आर्टिकल 246 बोलता है कि तुम उसको देख लो, वहां पे सब चीज लिखा हुआ है किस कौन किस चीज पे लॉ बना सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 7 जो है डिवाइड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर इनटू 3 कैटेगरी। ये बोलना चाह रहा है आर्टिकल 246 क्या कर रहा है ना, जो भी हमारा लॉ का सब्जेक्ट मैटर है, जो भी लॉ का मैटर है, ठीक है, इसको ये 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये तीनों लिस्ट कहाँ पे है, शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 जो है ये क्या कर रहा है, जो लॉ का मैटर उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो हमारा मैटर आता है उससे रिलेटेड लॉ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है, मतलब जो जो चीज यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है उसके ऊपर लॉ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर कवर्ड इन द लिस्ट। ठीक है, जो यूनियन लिस्ट में कवर है, जो स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर आ गया उस पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इसमें दोनों कोई लॉ बना सकता है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। तो यही जो यूनियन लिस्ट है, मतलब जो लिस्ट 1 है, ये हमारा लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है और ये लिस्ट 3 है। लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, 2 को स्टेट लिस्ट और 3 को कॉन्करेंट लिस्ट। जो फर्स्ट लिस्ट है मतलब जो यूनियन लिस्ट है, इसमें से एक है एंट्री नंबर 82। यूनियन लिस्ट क्या था, यूनियन लिस्ट मतलब उसमें वो सारा लॉ के बारे में लिखा गया है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट है ना, इसी में जो एंट्री नंबर 82 है, मतलब एक इस टाइप का लिस्ट है बना हुआ, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा लिस्ट है। ठीक है, इसमें 1 नंबर एंट्री, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो जो 82 नंबर का एंट्री है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या अभी था कि जो यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर लिखा हुआ है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है,
मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉ कौन बनाता है? स्टेट असेंबली। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो यूनियन लिस्ट में जो मैटर कवर है उसके लिए लॉ कौन बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट का जो एंट्री नंबर 82 है, यहाँ पे बोला गया टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। मतलब ये जो एंट्री नंबर 82 है किसका? यूनियन लिस्ट का। ये गवर्नमेंट को ये पावर दे रही है, इम्पावर कर रही है कि तुम इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बना सकते हो, ठीक है। और इसी पावर को एक्सरसाइज करके गवर्नमेंट इनकम टैक्स का लॉ बनाती है, ठीक है। इसीलिए जो इनकम टैक्स का पावर होता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट था, इनकम टैक्स का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे है। कैसे है, इसके लिए क्या हो गया, जो हम लोग आर्टिकल 246 में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा यूनियन लिस्ट है 7 शेड्यूल के अंदर, उसका एंट्री नंबर 82 में ऐसा लिखा गया है, उस वहाँ पे एक हमारा मैटर है टैक्स ऑन इनकम, ठीक है। और जो हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी मैटर कवर हुआ उस पर कौन लॉ बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को एक्सरसाइज करके यूज करके इनकम टैक्स का लॉ बनाई। इसीलिए इंडिया में जो टैक्स लगा इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो हम लोग को टैक्स का पेपर पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है टैक्स, कितने टाइप का टैक्स होता है, कहाँ पे प्रोविजन दिया है गया है जिसके कारण गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके बारे में था। अब नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक डिफिनेशंस वगैरह टर्म्स वगैरह इनकम टैक्स से रिलेटेड, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।